तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के भौतिक सत्यापन के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन कैसे भरा जाता है, इस वीडियो में मैं आपको निरीक्षण प्रतिवेदन भर के दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आपको निरीक्षण प्रतिवेदन भरते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है वो जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है हमारे उन गवर्नमेंट टीचर साथियों के लिए खास होने वाली है जिनकी ड्यूटी किसी प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन की जांच के लिए लगी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राहुल जी। तो दोस्तों भौतिक सत्यापन के निरीक्षण प्रतिवेदन भरने पहले एक जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा जिसके बारे में कई हमारे गवर्नमेंट टीचर साथियों ने मेरे से पूछा है, क्योंकि हाल ही में मैंने भौतिक जांच को लिए स्पेशल हमारे गवर्नमेंट टीचर साथियों के लिए वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको किस ये भौतिक जांच करनी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, वीडियो आप सबके लिए बहुत ही काम की। वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन, तो यहां पे उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे साथियों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए और वीडियो के नीचे कमेंट में भी है कि एक जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी फीस में वृद्धि 10% कर सकती है, फिर इससे अधिक भी कर सकती है। तो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान का जो फीस अधिनियम 2016 और 17 है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि एक स्कूल को है कितने प्रतिशत वृद्धि फीस है वो करनी चाहिए। लेकिन आपको यहां पे बताना चाहूंगा स्कूल अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने भी प्रतिशत की फीस में वृद्धि कर सकती है, बशर्ते उसके पास है उसका यहां पे पूरा ब्यौरा होना चाहिए। कि मान लेते हैं कि कोई जो स्कूल है वो 40% है गत वर्ष की फीस की तुलना में बढ़ाना चाहती है, तो ये जो 40% की वृद्धि हो रही है वो किस आधार पर हो रही है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है, जो सोसाइटी होती है साधारण भाषा में अपन बोलते हैं, तो वो मैनेजमेंट के द्वारा है उस समिति को है प्रस्तावित फीस भेजता है और उसमें वो सारे के सारे ब्यौरे होते हैं कि भैया इस पर हम इस मद के ऊपर इतना खर्च करने वाले हैं, इस मद के ऊपर हम इतना खर्च करने वाले हैं, भैया हमें बिल्डिंग बनानी है, रंग रोगन करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मद है वो होते हैं। तो अगर यहां पे देखिए उन्होंने 40% की वृद्धि की है तो मदों के अंदर यहां पे फीस भी प्रस्तावित की है, तो उस आधार पे है स्कूल है अपनी फीस की वृद्धि कर सकती है। तो सभी गवर्नमेंट टीचर साथियों से मैं कहना चाहूंगा जिनकी यहां पे ड्यूटी लगी है, जब भी आप फीस की जांच करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा लफड़ा होता है और इसकी विशेषता आपको जांच करनी होती है, तो भैया उसकी फीस कमेटी की पूरी कार्रवाई आपको देखना है। देखने में ऐसा आया है कि कुछ स्कूल साथी हैं केवल 2-4 पेज के अंदर है फीस वो निर्धारित कर देते हैं, उसके पीछे की जो बैठकें होती है कार्रवाई होती है वो नहीं होती है। भैया उन्होंने बोल दिया कि इस सेशन की मेरी तो ये फीस है, लेकिन भैया ये फीस निर्धारित आखिरकार कैसे की आपने वो जानकारी बहुत ही कम आपको है वो मिलेगी। हालांकि जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो भैया उनको तो हमारे पीडीएफ फाइल हमने उपलब्ध करवा दी थी, तो उन्होंने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो वो जांच आप सही तरीके से कर लीजिएगा। जितनी वृद्धि की है उसका ब्यौरा आप चेक कर लीजिएगा, अगर ब्यौरे के अनुसार है उसकी फीस में वृद्धि नहीं हुई है या हो रही है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार वहां पे रिमार्क है वो लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर निरीक्षण प्रतिवेदन आपको भरकर वो दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैंने निरीक्षण प्रतिवेदन को ओपन कर लिया है और इस निरीक्षण प्रतिवेदन के लगभग 10-11 पेज होते हैं और इसके पहले ही पेज में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र भाग नंबर 2, और इस भाग नंबर 2 को थोड़ा सा गौर से वो देख लीजिएगा। अगर इसी प्रपत्र के आगे की पेज की बात करें और लगभग अपन यहाँ पे देखिए चौथे पेज में आते हैं, तो चौथे पेज में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा भाग नंबर 3। तो भैया इसका भाग नंबर 1 है वो कहाँ है। अगर इस निरीक्षण प्रतिवेदन को अपन देखें तो कहीं पर भी हमें भाग नंबर 1 है वो दिखाई नहीं देगा, तो जरा कमेंट करके मुझे बताएगा कि ये भाग नंबर 1 है वो कहां गया। और ईमानदारी के साथ आपको बताना है कि पहले आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था, अन्यथा वीडियो में आगे तो हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाला हूं। अब इस निरीक्षण प्रपत्र की जो शुरुआत होती है वो भाग नंबर 2 से होती है और भाग नंबर 2 के अंदर यहाँ पे जांच दल के लिए कुछ दिशा निर्देश विभाग के द्वारा लिखे गए। तो सबसे पहले इन दिशा निर्देशों को आपको अच्छी तरह से वो पढ़ लेना। हालांकि मेरे द्वारा पहले नियमों के बारे में या फिर इन दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है, तो यहाँ पे दोबारा अपन इस पे बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा बात करेंगे कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन को भरते कैसे हैं।
तो भैया यहाँ पे देखिए, इसको भरने के लिए आपको आना है भाग नंबर 3 पे। तो जांच दल की जो कार्रवाई होती है भरने की, वो यहीं से शुरू होती है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 1 में लिखा हुआ निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद एवं पद स्थापन स्थान। तो यहाँ पे देखिए जो जांच दल होता है उसमें मिनिमम 2 सदस्य होते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो जिस आधार पर यहाँ पे देखिए दल बनाया गया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलम हो देखने को मिलेगा। अब इस दल में एक तो यहाँ पे अध्यक्ष होगा और एक सदस्य होगा, और अध्यक्ष प्राय प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अध्यक्ष की जानकारी आपको भरना पड़ेगा। जैसे अध्यक्ष का नाम मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, राजगुरु जी लिखा है। आपका पद क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, मोबाइल नंबर है, आपका पद स्थान कौन सा वो आपको लिखना है। और इसी तरह से जो निरीक्षण दल का सदस्य होगा उसका नाम और पता आपको यहाँ पे वो लिखना है, पता तो क्या पद स्थान आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सबसे जरूरी जानकारी यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 2 में लिखा हुआ निरीक्षण की दिनांक। तो जिस दिन के लिए आप यहाँ पे देखिए जांच के लिए उस स्कूल में जाते हो वो दिनांक आपको बिल्कुल सही सही लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इस निरीक्षण प्रतिवेदन में जांच दल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिंदु संख्या 3 के अंदर विद्यालय की जानकारी दी गई है, जहां पर आपको स्कूल का नाम है, उसका डाइस कोड है, उसका एड्रेस पता आपको देखने को मिलेगा। फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण मैंने देखिए यहाँ पे पहले से इसको ब्लर है वो कर रखा है, क्योंकि भैया ये यूट्यूब वाले मानते नहीं है कि भैया इस प्रकार की जानकारी है सोशल मीडिया पे मत शेयर किया करो। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे छुपा रखा है, तो आपको यहाँ पे स्कूल का नाम है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 420 होती है वो क्या होती है वो देख लीजिएगा। देखिए जो भी जांच दल है सबसे पहले आपको स्कूल की मान्यता के जितने भी दस्तावेज हैं पहली से लेके 12वीं तक सबकी आपको जांच करनी है। और जिस स्कूल को है कौन से एड्रेस पते पे है मान्यता मिली है वो एड्रेस पता सेम का सेम यहाँ पे होना चाहिए। जो मान्यता दस्तावेज में यहाँ पे देखिए ब्लॉक लिखा हुआ है, वार्ड लिखा हुआ है या फिर गांव का नाम लिखा हुआ है, वो सेम का सेम यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि ये जो एड्रेस पता है संबंधित स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल होता है उस पर यहाँ पे दर्ज किया गया है। और कई बार हमारे जो प्राइवेट स्कूल साथी इसमें गलती भी कर देते हैं और कोई जानबूझकर भी इसमें वो चढ़ा देता है। तो ऐसा, हालांकि देखिए सभी इस प्रकार की गलती नहीं करते हैं, कुछ एक होते हैं 420 करने वाले, तो इसको आपको यहाँ पे गौर से देखना। यहाँ पर खास जानकारी देना चाहूंगा, देखिए अभी हाल में अपने राजस्थान में नए जिले बने हैं, नए ब्लॉक भी बने हैं। अगर उस अनुसार यहाँ पे देखिए जिला या फिर ब्लॉक चेंज हुआ है और मान्यता का जो दस्तावेज है उसमें कोई पुराना जिला है तो इसको लेके आपको चिंता नहीं करना है, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। लेकिन मान्यता दस्तावेज के अंदर जिला पुराना है और हाल ही में भी पुराना वाला जिला है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे इन्होंने अपना एड्रेस बदल दिया, तो भैया इसको लेके आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसकी जानकारी लिखित में आपको संबंधित डीओ कार्यालय में वो देनी पड़ेगी। चलिए, इसके बाद देखिए आगे आपको यहाँ पे बिंदु संख्या 5 के अंदर स्कूल का जो भी मीडियम जो भी माध्यम होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। बेसिक जानकारी है, आराम से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। नियमानुसार जो जो स्कूल वालों ने भरे हैं उस अनुसार आप यहाँ पे दस्तावेज है उनके है वो चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो कार्रवाई शुरू होती है वो बिंदु संख्या 6 से शुरू होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु एंट्री कक्षाएं उनकी आयु पॉलिसी। तो देखिए प्रत्येक स्कूल के अंदर 2 एंट्री क्लास हो सकती हैं, एक तो पूर्व प्राथमिक जैसे PP3 बोल सकते हैं, एक फर्स्ट क्लास होती है। कई स्कूल में यहाँ पे देखिए एंट्री जो क्लास है वो PP4 भी हो सकती है या फिर PP5 भी हो सकती है। तो जिस प्रकार से उनकी एंट्री क्लास है वैसा विवरण आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। मीडियम कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे गौर करके देखना है। अब यहाँ पे देखिए जो 420 हो रही है या फिर जो गलती हो रही है वो आपको बता रहा हूँ, जांच दल है इसको विशेष है ध्यान रखना है। देखिए कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले अपने पोर्टल के ऊपर है मीडियम है वो अलग दर्ज कर देते हैं, हालांकि उनको जो मान्यता मिली हुई है वो हिंदी मीडियम की मिली हुई है, लेकिन पोर्टल पे उन्होंने दर्ज करवा रखा है इंग्लिश मीडियम और अभिभावक की भैया इंग्लिश मीडियम में उन्होंने आवेदन कर दिया। तो ऐसे में भैया मान्यता के अनुसार इनका मीडियम तो सही नहीं है, तो मान्यता के दस्तावेज में आप चेक कर लीजिएगा कि उनको मान्यता हिंदी मीडियम की मिली हुई है या फिर इंग्लिश मीडियम की मिली हुई है। तो जिस मीडियम की मान्यता मिली हुई ना उसी मीडियम में ही बालक बालिका आरटी के तहत आवेदन कर सकते हैं। यदि दूसरे मीडियम में उनका आवेदन हुआ है तो सभी को आपको यहाँ पे निरस्त करना है, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद दोस्तों आगे देखिए बिंदु संख्या 7 के अंदर आपको बालक बालिकाओं की जो अटेंडेंस है वो दर्ज करनी है। यहाँ पे आरटी वाले और नॉन आरटी वाले सभी स्टूडेंट की संख्या क्लास वाइज आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए टोटल संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो जिस दिन आप जांच के लिए जा रहे हैं उस दिन उस क्लास में कितने स्टूडेंट यहाँ पे उपस्थित थे।
तो अगर अपन यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास की बात करें तो यहाँ पे देखिए आरटी वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे देखिए 3 तो छात्र हैं और 4 छात्र हैं। इनमें से कितने परसेंट आपको मिले हैं यहाँ पे वो संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। ध्यान रखना सेम कॉलम है यहाँ पे देखिए, उसी कॉलम के अनुसार आपको जो भी उपस्थित स्टूडेंट है उनकी संख्या आपको फिल करनी है। और इसी प्रकार से यहाँ पे नॉन आरटी वाले स्टूडेंट हैं जो स्कूल में फीस देके पढ़ाई कर रहे हैं उनकी संख्या आगे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो भर दीजिएगा। उपस्थिति रजिस्टर है वो भी देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ क्लास में व्यक्तिगत जाके भी आपको है इसका वेरिफिकेशन करना, क्योंकि उपस्थिति रजिस्टर में तो गलत अटेंडेंस लगा सकते हैं, तो व्यक्तिगत आपको जाना और इसको वेरीफाई करना। यहाँ पर भी देखिए आपको थोड़ी 420 वो देखने को मिलेगी और वो ऐसे यहाँ पे मिलेगी। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि उस दिन वो स्कूल के अंदर है, उपस्थित आपको नहीं मिले, शायद कोई कारण रहा होगा। स्कूल वाले भी आपको ये बोल सकते हैं कि भैया आज वो एब्सेंट आया नहीं, इसका और कोई भी कारण हो सकता है। हालांकि सभी स्कूलों में ऐसा नहीं है, कुछ एक स्कूलों में ऐसा है कि बालक का आरटी का जो एडमिशन है वो तो इस स्कूल में हो रखा है और पढ़ रहा है वो किसी दूसरी स्कूल में, और दूसरी स्कूल में पोर्टल पे उसका नाम ही नहीं चढ़ रहा है। वो अभिभावक भी संतुष्ट है, दोनों स्कूल वाले भी संतुष्ट हैं। तो आपको ये पता करना है अपने लेवल पे है, इसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन करना है कि वो बच्चा आज ही नहीं आया है या फिर हमेशा से नहीं आ रहा। और इसका वेरिफिकेशन क्लास में जाके जो भी स्टूडेंट है उनसे पता कर लीजिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में तो सारे स्टूडेंट आपको बता देंगे कि गुरुजी ये तो कभी कभार है वो आता है, क्योंकि बच्चे बड़े नादान होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर स्कूल के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन गौर करके आपको ये अटेंडेंस है वो देखना है। चलिए अब यहां पे देखिए बिंदु संख्या 8 को आपको गौर से देखना है। और इसके अंदर जो आरटी वाले स्टूडेंट हैं जो 25% सीटों पे जिनका एडमिशन हो रखा है, अब उनका यहां पे सत्यापन करना है। और भैया सबसे खास और जरूरी जानकारी यहां पे देखिए एक शब्द आया कैचमेंट एरिया का निवासी है, तो भैया उसी आधार पे आपको वेरिफिकेशन करना है। और इस कैचमेंट एरिया के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में पूरी जानकारी दी है, क्योंकि इसको लेके भी है स्कूल वाले 420 करते हैं, लफड़े करते हैं, तो भैया गौर करके इसकी जांच करनी है। अब यहां पे देखिए बिंदु संख्या 8.2 के अंदर आपको यहां पे कुछ कोड दिए गए, इन कोड को आपको गौर से देखना। देखिए एक तरफ तो यहां पे देखिए कोड है वो लिखे गए, अयोग्यता के कोड जैसे 11, 12, 13, 14, और यहां पे उसका कारण है वो भी दिया गया। आगे यहां पे लिखा गया है कि ये जो कोड है कौन से बालक बालिकाओं के लिए लागू है, वर्तमान सत्र के लिए लागू है, और यहाँ पे पूर्व सत्रों के लिए ये लागू है, ये लागू नहीं है। तो कोड ही आपको आगे वो भरना पड़ेगा। किस तरह से भरना है अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 8.3.1 के अंदर लिखा हुआ है निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की सूची। तो यहाँ पे देखिए जो आरटी वाले स्टूडेंट हैं कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं तक सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे सेशन आपको दिखाई देगा कौन से सेशन का है, स्टूडेंट का नाम है, उसके पिता का नाम है, उसका जो एसआर नंबर है, उसका मीडियम कौन सा है, क्लास कौन सी है, उसके मोबाइल नंबर। और यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी जानकारी आधार सत्यापित हाँ या नहीं। तो सभी में देखिए कुछ के आगे यस लिखा होगा, किसी के आगे यहाँ पे नो लिखा होगा, और यहाँ पे आधार नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये स्टूडेंट है, अब इसका आपको वेरिफिकेशन करना है। अब यहां पे देखिए इसके आगे लिखा योग्य या फिर अयोग्य। तो सबसे पहले अगर ये बालक बालिका नियमानुसार योग्य है, रेगुलर यहां पे पढ़ाई कर रहा है, कैचमेंट एरिया के अंदर है, सभी दस्तावेज इन्होंने यहां पे जमा करवा दिए हैं, तो भैया आपको यहां पे योग्य लिखना है। अगर यहाँ पे देखिए कुछ बालक बालिकाएं ऐसे होते हैं जो यहाँ पे देखिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जो अलग कैटेगरी के हैं, जैसे ओबीसी है, जनरल कैटेगरी की है, या एसबीसी कैटेगरी से है, तो ऐसे बालक बालिकाओं का आपको लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र वो लेना होगा, नए सेशन का आय प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर नया आय प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे आपको यहाँ पे अयोग्य करना है। अब यदि आप इसको अयोग्य करते हो तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ अयोग्यता का कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड दे रखे हैं इन्हीं कोड को आपको यहाँ पे लिखना है। अब वो क्या कारण है, तो यहाँ पे देखिए कारण है वो दिए गए हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 15 या कोड नंबर 15 में आप देखोगे लिखा हुआ कि बालक कैचमेंट एरिया से बाहर का निवासी है, यानी ऐसे बालक बालिका जो गांव के हैं लेकिन शहर की स्कूल में आरटी के तहत पढ़ रहे हैं, तो नियमानुसार ये सही नहीं है। ऐसे बालक बालिकाओं को आपको यहाँ पे अपात्र करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अपन आय प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये कोड दिया गया है कि भैया पूर्व सत्रों के लिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र वो जमा नहीं करवाया है या नहीं दिया है, तो कोड नंबर आपको यहाँ पे ये जो 14 है वो आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो इसी प्रकार से आप हर एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से वो जांच कर लीजिएगा नियमानुसार।
अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपको 70 2024-25 के स्टूडेंट भी आपको दिखाई देंगे। स्कूल के अंदर जो भी फर्स्ट क्लास है या फिर जो एंट्री क्लास है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास से इसकी शुरुआत होगी, तो इसको आपको अच्छी तरह से वो जांच करना है। नियमों के लिए है हमारी दूसरी वीडियो की आप मदद लीजिएगा, काफी कुछ जानकारी आपको उसमें वो देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जरूरी जानकारी मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए कुछ स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए नो लिखा हुआ है, और ये नो का मतलब है कि इसका आधार सत्यापित है या नहीं। तो ऐसे कैंडिडेट का आधार सत्यापित नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो भी जांच दल वाले हैं वो स्कूल वालों को बोल दीजिएगा कि भैया इसके जो आधार वेरिफिकेशन वो कर दीजिएगा। आधार वेरिफिकेशन करने के बाद पुनः आपको जो निरीक्षण प्रतिवेदन है उसका प्रिंट आउट लेना, क्योंकि इसके अभाव में जब उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तो भैया उनका भुगतान नहीं होगा। कई बार आधार में गलती हो जाती है, नाम परिवर्तन करवा लेते हैं, जन्म तिथि है वो आवेदन के बाद परिवर्तन करवा लेते हैं, तो ऐसे में उसका यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो आधार वेरिफिकेशन नहीं है तो उसकी जन्म तिथि की है, नाम वगैरह वगैरह पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको इसको वेरीफाई करना है या फिर योग्य करना है। कहीं पर भी आपको थोड़ी बहुत भी संख्या लग रही है तो भैया इसे अयोग्य कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज है, यहाँ पे देखिए अयोग्य कोड है 28 नंबर के अंदर, बालक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको लेके भी आप अयोग्य कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब भी बालक आवेदन करता है तो उस समय है वो एक बार है अपनी आधार स्लिप के द्वारा फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन जब भी निरीक्षण दल आएगा जांच दल के समय या स्कूल में रिपोर्टिंग के बाद है यहाँ पे अभिभावक को है उसका आधार कार्ड है स्कूल में जमा करवाना पड़ता है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो इसे आप अयोग्य घोषित वो कर सकते हो, इसके लिए आपको पूरा यहाँ पे अधिकार दिया गया है। चलिए यहाँ पे आप अच्छी तरह से जांच कर लोगे, अयोग्य कोड है सभी का, यहाँ पे योग्य या अयोग्य जो भी आप लिखना चाहो आराम से लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई विशेष विवरण आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो छोटे छोटे शब्दों के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 8.3.2 में लिखा हुआ है निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की संख्या प्रविष्ट करे। तो यहाँ पे देखिए टोटल संख्या आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टोटल संख्या मेरे केस में 20 आ रखी है, तो आपको यहाँ पे देखिए 20 लिखना है। अब इनमें से योग्य कितने, 20 में से योग्य कितने वो संख्या आपको लिखनी है और अयोग्य कितने वो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको यहाँ पे जांच करनी है, गलत जांच करोगे तो भविष्य में आपके ऊपर है बड़ी परेशानी आने वाली है। ये राजगुरु जी की बात है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 8.3.3 में लिखा हुआ इंदिरा महिला शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत पात्रता जांच। अब दोस्तों देखिए आरटी वाले स्टूडेंट के साथ यहाँ पे इन दो योजनाओं के बालक बालिकाओं की आपको यहाँ पे जांच करनी है। तो अगर कोई बालिका यहाँ पे इस योजना के तहत पात्र है तो उसका नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। बस इसके आपको यही जांच करना है कि वो बालिका है उस स्कूल में रेगुलर अध्ययन कर रही है या नहीं कर रही है, बस इतनी आपको यहाँ पे वो जांच करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के हैं जो योजना के तहत है आरटी के तहत 9 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययन भी कर रहे होंगे, तो उनकी लिस्ट है आपको यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 8.3.4 में वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे उसका नाम है वो दिखाई देगा। हालांकि देखिए बालिका वाले केस के अंदर यहाँ पे मेरे केस में कोई भी बालिका का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस स्कूल में ऐसी कोई बालिका है ही नहीं है। और बालकों के अंदर यहाँ पे देखिए 2 बालकों के यहाँ पे नाम आ रखे हैं और यहाँ पे देखिए इनका आधार वो भी वेरिफिकेशन हो रखा है और इनकी योग्यता अयोग्यता के कोड आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 8.4 में लिखा हुआ सशुल्क 75% सीटों पर अध्ययनरत बालकों की सूची। अब यहाँ पे देखिए आरटी वाला फंडा तो ऊपर है वो समाप्त हो चुका है, अब बारी आती है नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की। तो यहाँ पे उस स्कूल के अंदर कक्षा 1 से लेके और जहां तक उसकी कक्षा है जैसे कक्षा 12वीं तक है, तो सभी स्टूडेंट की आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, एसआर है, उसकी क्लास कौन सी है, मीडियम कौन सा है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपको लिखना है कि वो बालक बालिका अध्ययनरत है या नहीं है, यानी स्कूल में आप जिस दिन जांच के लिए गए थे उस दिन वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसी अनुसार है आपको यहाँ पे हाँ ना में जवाब देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी लिस्ट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसके बाद सबसे जरूरी जानकारी देखिए बिंदु संख्या 9 में लिखा हुआ है शेष 75% छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण। तो यहाँ पे देखिए फीस की जानकारी है आपको वेरीफाई करनी है और इसके लिए देखिए जो सहायक दस्तावेज होंगे आपके लिए, एक तो स्कूल की जो रसीद बुक होगी, कैश बुक है, वाउचर पंजिका है, फीस निर्धारण रजिस्टर है, इस आधार पर आपको यहाँ पे करना है। और देखिए स्कूल के द्वारा गत सत्रों की फीस और चालू सत्र की फीस है वो उनके द्वारा एक फीस समिति का गठन किया जाता है और उसके लिए वो रजिस्टर है वो डालते हैं, तो उस रजिस्टर का भी आपको यहाँ पे अवलोकन करना है।
तो यहाँ पे देखिए क्लास की फीस आपको दिखाई देगी, यहाँ पे देखिए 2-3 सेशन आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, और लास्ट में आपको देखिए सेशन 2024-25 है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए संबंधित स्कूल के द्वारा जो फीस संधारण रजिस्टर डाल रखा है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे मैनुअली फीस है वो लिखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए फीस को लेके बहुत सारे स्कूल साथी हैं नियमानुसार कार्रवाई नहीं करते, केवल 1-2 पेज के अंदर है फीस है वो डाल लेते हैं कि भैया ये क्लास है और इस सेशन के लिए इतनी फीस है। नहीं, इतना ही नहीं होता दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा और मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा। देखिए मेरे द्वारा फीस अधिनियम को लेके एक पीडीएफ फाइल है वो तैयार की जाती है और समय के अनुसार है उसे अपडेट भी की जाती है। और फिलहाल हमारी जो पीडीएफ फाइल का वर्जन चल रहा है वो वर्जन 3.0 चल रहा है। और देखिए ये थोड़ी सी पुरानी हमारी पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुल 83 पेज आप देख सकते हैं। फिलहाल तो ये 90-92 पेज की हो चुकी है। इस पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे काफी दिशा निर्देश, नियम, रूल हैं विभाग के अनुसार बताए और स्कूल वालों को किस तरह से यहाँ पे अपने जो रजिस्टर उसमें कार्रवाई करनी है, किस तरह से पीटीए का गठन करना है, एसएलसी का गठन करना है, कैसे बैठक होगी, किस तरह से फीस का प्रस्ताव निर्धारित होता है, कैसे प्रबंधन है, प्रस्तावित फीस है एसएलसी को है वो भेजता है। फिर उसके बाद जो एसएलसी है यानी विद्यालय स्तरीय फीस समिति है वो फीस का निर्धारण करती है। तो इसके लिए काफी सारे फॉर्मेट भी होते हैं, काफी सारी कार्रवाई भी होती है, प्रक्रिया भी होती है, नियमानुसार उनको करनी पड़ती है। लेकिन भैया ये जो स्कूल वाले ना इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। हालांकि देखिए मेरे साथ काफी सारे स्कूल साथी जुड़े हुए हैं जो हमारी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी करते हैं और अपना काम आसानी से करते हैं, उनको अब तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है संबंधित जो भी पीडीएफ फाइल खरीदते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्कूल वालों को कि हमारी पीडीएफ फाइल आप खरीदें, मैं ये कहता हूं कि नियमानुसार आपको कार्रवाई यहां पे करनी होगी या फिर जो भी हमारा जांच दल होगा उनको यहां पे चेक करना पड़ेगा। मात्र 2 पेजों में ये कार्रवाई नहीं होती है, पूरी कार्रवाई है वो आप देख लीजिएगा। फीस समिति को लेकर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आराम से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको फीस वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगले पेज पे चलता हूँ क्योंकि आगे की जो फीस है अगले वाले पेज के ऊपर है। तो स्कूल के द्वारा जो पोर्टल पे फीस दर्ज की गई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे गेस्ट सत्रों की फीस आपको दिखाई नहीं देती है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे जो करंट सेशन चल रहा है 2024-25 की, उसकी फीस आपको यहाँ पे मैनुअल है वो फीड करना है। ठीक है, चलिए बस आपका काम यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 10 को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है तो आपको यहाँ पे उल्लेख करना है, यदि हाँ तो किस प्रकार से किया जा रहा है वो विवरण आपको देना है। हालांकि एक दिन में आप इसकी जांच वो नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि देखिए स्कूल वाले हैं आरटी वाले बच्चों से भी फीस ले लेते हैं, हालांकि सभी स्कूल वाले इसमें शामिल नहीं है। कुछ एक ऐसी स्कूल है, मेरे पास हर बार कई स्कूलों की ऐसी शिकायतें आती रहती, तो ऐसे में अभिभावक और स्कूल वालों में है गतिरोध हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उससे नाराजगी होगी, उनके बच्चों के लिए वो सही तरह से उनको अध्ययन नहीं करवाएंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे। तो इस प्रकार की जांच आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 11 में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा सहायक सामग्री दी गई है, इसकी आपको विशेषता जांच करनी है। देखिए यहाँ पे विभाग के द्वारा तकरीबन 206 रुपए के लगभग पाठ्य पुस्तक के रूप में यहाँ पे शुल्क है स्कूल वालों को दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए स्कूल वालों को है ये बुक है संबंधित स्टूडेंट को देनी पड़ती है, लेकिन अधिकतर स्कूलों में इस प्रकार की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं बालकों को वितरित नहीं की जाती हैं। और इसके लिए यहाँ पे विपरीत तरीके से यहाँ पे स्कूल वाले हैं खुद अभिभावक से है 1000-2000 रुपए वसूल लेते हैं और अलग ही पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी वाला पाठ्यक्रम नहीं, अपना ही पाठ्यक्रम चला रहे हैं। और जो अभिभावक उस पर अतिरिक्त भार है वो भी लगा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं वो चला रहे हैं। स्कूल हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम वाले पब्लिकेशन की इन्होंने बुक है वो चला रखी है। तो भैया इसकी भी आप जांच कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं दी गई हैं तो आपको नहीं करना है और इसका कारण स्पष्ट है, आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 12 में लिखा गया है, विद्यालय को गत वर्षों में प्राप्त पुनर्भरण की राशि का इंदिराज केस बुक में किया जाता है। तो यहाँ पे देखना स्कूल की जो केस बुक है, अब यहाँ पे देखिए आरटी के तहत यहाँ पे स्कूल को जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा पेमेंट मिला है
उस पेमेंट का विवरण है वो केस बुक में वो दर्ज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल आपको देखनी है। उनका बैंक खाता है, उसकी डिटेल आप देख सकते हो। गत सत्रों में जो भी यहाँ पे देखिए भुगतान के लिए बिल बनाए गए हैं, दावा प्रपत्र उनके द्वारा बनाया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और उसी अनुसार है, उस डेट के अनुसार केस बुक है वो भी आप देख सकते हो कि उस दिन का यहाँ पे है जो विभाग के द्वारा राशि प्राप्त हुई है उसका दर्ज किया गया या नहीं किया गया। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे बिंदु संख्या 13 में लिखा गया है, गत सत्रों में प्रवेशित एवं कर्मोन्नत बालकों के संबंध में प्रवेश आवेदन पत्र, वांछित दस्तावेज, निरीक्षण प्रतिवेदन, क्लेम बिल की प्रति एवं केस बुक विद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। तो भैया यहाँ पे सभी जो दस्तावेज हैं, आरटी वाले हो या फिर नॉन आरटी वाले स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के दस्तावेजों की आपको यहाँ पे जांच करनी है कि स्कूल वाले हैं उनको सुरक्षित तरीके से रखे हुए नहीं रखे हुए। हालांकि वैसे तो देखिए सभी रखते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे स्कूल हैं जो 2-3 साल बाद में यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे है फेंक देती है। हालांकि देखिए फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, पता नहीं कौन सी रिकॉर्ड की कब आवश्यकता पड़ जाए। अगर ऐसा है तो इसके लिए आप स्कूल वालों को सुझाव दीजिएगा, ठीक है ना, और इसको लेके यहाँ पे उनके साथ आपको बार्गेनिंग करनी है, सुझाव दीजिएगा कि ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसे आपको सुरक्षित है वो रखना। चलिए, और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, अगर आपका उत्तर नहीं है तो नहीं की स्थिति में बिंदु संख्या 19 में पूर्ण उल्लेख करें, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। चलिए इसके बाद बिंदु संख्या 14 को देखिएगा, छात्र उपस्थिति पंजिका एवं छात्र मूल्यांकन संबंधी अभिलेखों का अवलोकन करने पर निःशुल्क एवं सशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की उपस्थिति नियमित पाई गई है। तो आप वो रिकॉर्ड है वो देख लीजिएगा, जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसी अनुसार आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे आज जिस दिन आप जांच के लिए गए हो उस अनुसार मान लेते हैं कि यहाँ पे आरटी के तहत यहाँ पे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 50 बच्चों के यदि 1-2 बच्चे एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तकरीबन बच्चे यहाँ पे एब्सेंट है तो भैया ये संगीन मामला है। और कई बार देखिए मेरे देखने में ये भी आया है, कुछ ऐसे स्कूल हैं वहां पे आरटी वाले जो स्टूडेंट है उनकी संख्या तो तकरीबन 100-150 है और नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की संख्या मात्र 20-25 है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। ये कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब है कि स्कूल के द्वारा यहाँ पे 420 की गई, तो इस 420 को आपको यहाँ पे वो पकड़ना। चलिए इसके बाद बिंदु संख्या 15 के अंदर, क्या विद्यालय को सरकार से रियायती दर पर भूमि का आवंटन हुआ है? तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसी जांच करके हाँ ना में जवाब है वो दे दीजिएगा। इसके बाद बिंदु संख्या 16 में लिखा गया, यदि हाँ तो आवंटन की शर्तों में कमजोर वर्ग के कितने प्रतिशत बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है? तो ये भी देख लीजिएगा, अगर स्कूल को यहाँ पे रियायती दर पे कोई भूमि मिली हुई है, स्कूल के अंदर जो कमजोर तबके के बालक बालिकाएं जैसे SC ST के बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? कितने प्रतिशत बच्चों को दी जा रही है? सभी को नहीं दी जा रही है। तो ऐसी जो स्कूल हैं जो सरकार के द्वारा उनको रियायत प्राप्त हुई है भूमि को लेकर, तो उनको निःशुल्क शिक्षा देनी भी पड़ती है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 17 को देखिएगा, सत्यापन प्रतिवेदन में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत केवल उन्हीं बालक बालिकाओं को सत्यापित एवं फीस के पुनर्भरण योग्य किया गया है जिनके आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध है। इन सभी फोटोकॉपी पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी जांच है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले यहाँ पे बोला गया था कि जो अयोग्यता का कोड है कि यहाँ पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं है तो यहाँ पे उसको अयोग्य घोषित किया जाए, यानी लागू है वो। लेकिन यहाँ पे देखिए आधार की रसीद भी है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है वो कर सकते हैं अभिभावक या स्कूल साथियों के साथ, है कि भैया आधार कार्ड तो देखिए वैसे तो 7-8 दिन में बन जाता है, जब यदि अभिभावक के द्वारा नामांकन रसीद ही लगाई गई है तो वो बन जाता है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा सा, ये नहीं कि भी स्टिक साथ आप आ जाओ, कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, वैसे भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है दस्तावेज के साथ, ना नामांकन रसीद है ना कुछ अन्य दस्तावेज है, फिर आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, इसे अयोग्य घोषित है वो आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 18 में लिखा गया, विद्यालय में निःशुल्क एवं सशुल्क सीट्स पर नामांकित बालक बालिकाओं का मिलान कक्षा उपस्थिति रजिस्टर में से भी कर लिया गया है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार हाँ ना में जवाब है यहाँ पे वो दे दीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 19, अन्य विवरण जो निरीक्षण दल उल्लेखित करना उचित समझे। अब यहाँ पे इस स्कूल में जो भी कमी आपको नजर आ रही है और निरीक्षण प्रतिवेदन में उसकी कोई भी जानकारी नहीं है, अगर ऐसी कोई टिप्पणी आप करना चाहते हो तो बिंदु संख्या 19 में आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे देखिए 2 ही लाइनें दी गई हैं। अगर बहुत सारी कमियां स्कूल में पाई जाती है नियमानुसार तो आप एक अलग से दस्तावेज तैयार कर सकते हो और वहां पे बिंदु संख्या 19 लिख सकते हैं और आगे का क्रम है वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद बिंदु संख्या 20 के अंदर लिखा गया है कि निरीक्षण दल के द्वारा यहाँ पे जो भी जांच की गई है, जो भी यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं, उन सभी से ये सहमत है
और संबंधित रिपोर्ट को है स्कूल के द्वारा पोर्टल पे है, अगले 3 दिवस के अंदर है वो दर्ज कर दिया जाएगा। 3 दिवस का नहीं, अगला 7 दिन का यहाँ पे समय होता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिवस है वो लिखा गया। खैर कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो इनके बारे में ये जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं लिखना है। और बिंदु संख्या 21 के अंदर पुनः आपका जो भी दल है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे देखिए अध्यक्ष का साइन आपको यहाँ पे करना है, और संबंधित जो संस्था प्रधान है उसके सील मोहर आपको यहाँ पे करवाना है। दूसरा जो दल का सदस्य है उसके साइन आपको यहाँ पे करवाना है, और यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, और इसकी एक प्रतिलिपि है संबंधित स्कूल को भी आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा। आप यहाँ पे फोटो प्रति 2 निकलवा लीजिएगा स्कूल से। 2 में भरना चाहते हो तो ठीक है, अगर 1 में भरना चाहते हो तो 1 में काम कंप्लीट करने के बाद उसकी फोटो प्रति आप दे सकते हो। बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है। अब जैसे ये निरीक्षण प्रतिवेदन आप भर लोगे, उसके बाद इस निरीक्षण प्रतिवेदन की जो भी रिपोर्ट है संबंधित स्कूल को ऑनलाइन है वो अपलोड करना पड़ेगा। बस आगे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये जो रिपोर्ट है संबंधित डीओ कार्यालय में आपको यहाँ पे जमा करवा देनी है। चलिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पे बताया था पार्ट नंबर 1 या भाग नंबर 1 के बारे में अपन बात कर रहे थे, और बताते हैं कि ये भाग नंबर 1 कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए निरीक्षण प्रतिवेदन है वो तो भाग नंबर 2 से शुरू हो रखा है, तो 1 कहाँ है? तो भैया इसका एक भाग है वो पहले पीछे छूट गया है। यहाँ पे इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे देखिए जो निरीक्षण दल है उसके लिए विभाग के द्वारा दिशा निर्देश है वो जारी किए जाते हैं हर साल। तो जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, तो दिशा निर्देश का जो पहला भाग होता है वो यही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाग नंबर 1 यहाँ पे वो लिखा हुआ है, भौतिक सत्यापन हेतु किए जाने वाले कार्य, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे कुछ दिशा निर्देश भी आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए भाग नंबर 2 है वो लिखा हुआ, भाग नंबर 3 है जहाँ पे आपको खाली स्थान के अंदर ये जो निरीक्षण प्रतिवेदन भरना होता है वो ये है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भौतिक सत्यापन का निरीक्षण प्रतिवेदन आसानी से भर सकते हैं। शायद आशा रखता हूं अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर भी इस प्रतिवेदन को लेके आपके कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम करके। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी टीचर साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।